सो क्लास 8 साउंड का चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और आज इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। आई होप आपने पिछले के 2 वीडियोस को समझा होगा और रिवाइज कर लिया होगा। चलिए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन एडल्ट, इज देयर एनी डिफरेंस? आपने सुना होगा कि जो बेबी की साउंड होती है वो एक एडल्ट के साउंड से जो है डिफरेंट होती है। इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड दे डिफर इन सम वे। दोनों के जो अगर साउंड्स है, एक बेबी का साउंड और एक एडल्ट का साउंड, दोनों का जो साउंड है उसकी लाउडनेस बिल्कुल अगर सेम हमने रखी है, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल अगर सेम है, तो भी हम देखते हैं कि कुछ तो इनमें डिफरेंस होता है। लेट अस सी हाउ। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। तो यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस लिखा हुआ है कि द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। मतलब कि साउंड की जो पिच होती है या जिसको हम श्रिलनेस बोलते हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है। राइट, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज अ हायर पिच। अगर फिर अगर जो है उस साउंड की वाइब्रेशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी, मतलब जो साउंड का जो वाइब्रेशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि जो साउंड होगी वो बहुत श्रिल होगी, जिसको हम बोलते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा पिच हाई है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, अगर वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, सो वी से दैट द साउंड हैज़ अ लोअर पिच। तो हम कहते हैं कि इस साउंड की जो है पिच जो है वो कैसी है, लोअर है। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया है कि जो एक ड्रम है, जब हम उसको वाइब्रेट करते हैं तो जो वाइब्रेशन है वो लो फ्रीक्वेंसी की होती है। देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच्ड साउंड। तो जो है वो जो ड्रम है वो एक लो पिच्ड साउंड को प्रोड्यूस करती है। ऑन द अदर हैंड, अ विजल हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच। वहीं दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, अ विजल हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी। जो एक विजल है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए जो साउंड उससे प्रोड्यूस होता है वो भी हाई पिच वाला साउंड उससे प्रोड्यूस होता है। अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच्ड साउंड। जो एक बर्ड की आवाज़ आपने सुनी होगी, उसकी जो आवाज़ होती है वो हाई पिच्ड होती है, यानी उसकी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। वेयर एज अ लायन मेक्स अ लो पिच्ड रोर। वही जो एक लॉयन है उसकी जो आवाज़ है वो कैसी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी लोअर होती है, इसलिए जो पिच है वो लायन की क्या होती है, लो पिच्ड होती है। हाउएवर द रोर ऑफ अ लायन इज वेरी लाउड। लेकिन आपने सुना होगा कि जब लायन रोर करता है तो उसकी आवाज़ बहुत लाउड होती है। वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज क्वाइट फीबल। और वहीं जो बर्ड की जो साउंड है वो कैसी होती है, फीबल होती है, कम होती है। लेकिन फिर भी जो बर्ड की जो साउंड है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हाई पिच्ड है, और जो लॉयन है उसकी जो साउंड है वो लो पिच्ड साउंड है। एवरी डे यू हेयर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। हर दिन आप वॉइसेस सुनते हो, चिल्ड्रंस की, एडल्ट्स की, बच्चों की, बड़ों की। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस? क्या आपको कोई वॉइसेस में डिफरेंस नजर आता है? आपने सुना होगा कि आपकी वॉइस और जो आपकी टीचर की वॉइस उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंस है, चाहे लाउडनेस सेम क्यों ना हो। कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट? क्या आप कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है किसकी, चाइल्ड की वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ एन एडल्ट? एक एडल्ट के वॉइस की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है चाइल्ड की फ्रीक्वेंसी। तो हाँ, चाइल्ड की जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, इस वजह से हाई पिच्ड साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। और वही एक एडल्ट की जो है एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन, एज कम्पेयर टू चाइल्ड, जो एडल्ट की फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो कम होती है, लोअर होती है, जिसकी वजह से जो साउंड होता है वो भी लो पिच्ड वॉइस निकलती है। यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमेन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि पता है कि जो वुमेन है उनकी जो फ्रीक्वेंसी, उनकी वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर फ्रीक्वेंसी होती है मैन के कंपैरिजन में देन दैट ऑफ अ मैन। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। अब हम यहाँ पे ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स को जानते हैं कि ऑडिबल क्या हो, ऑडिबल साउंड्स कौन से होते हैं और इनऑडिबल साउंड्स हमारे कौन से होते हैं। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हम जानते हैं कि अगर हम जानते हैं कि जब कहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है। कैन वी हेयर द साउंड्स ऑफ ऑल द वाइब्रेटिंग बॉडीज? तो क्या हम सारे के सारे वाइब्रेटिंग बॉडीज का जो साउंड है उसको सुन सकते हैं? The fact is that sounds of frequencies less than about 20 vibrations per second cannot be detected by the human ear.
सो एक बहुत अमेजिंग फैक्ट इसमें दिया है कि जो जो साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज लेस देन होती है 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड से, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम वाले जो साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है वो ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता है। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड्स। तो वो साउंड जो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता, उन साउंड्स को, जो कि 20 हर्ट्ज से कम वाले जो साउंड्स है जिसको ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता, उसको हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड्स। ऑन द हायर साइड, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। और यहाँ पे एक और अमेजिंग फैक्ट है कि जो साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड से ज़्यादा, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाले जो साउंड्स होते हैं वो भी ह्यूमन ईयर नहीं सुन पाते हैं। दस फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो ह्यूमन का जो ईयर है वो कितनी आवाज़ों को, कौन सी आवाज़ों को सुन सकता है, वो सुन सकता है उन आवाज़ों को जिनका रेंज होता है, जिनकी रेंज होती है फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 20 से लेकर 20 हर्ट्ज तक के बीच वाले जो साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है वही जो है ह्यूमन ईयर सुन पाता है। उसके अलावा 20 हर्ट्ज से नीचे वाले साउंड्स को ह्यूमन ईयर नहीं डिटेक्ट कर सकता, और 20,000 के ऊपर वाले साउंड्स ऑफ वाइब्रेशंस को भी, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज को भी जो है ह्यूमन ईयर नहीं डिटेक्ट कर पाता है। तो ऑडिबल साउंड्स जो है वो है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच वाले जो साउंड है वो ऑडिबल साउंड्स है, और इनऑडिबल साउंड्स वो है जिसको ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता, जैसे 20 हर्ट्ज से कम वाले, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाले साउंड्स। Some animals can hear sounds of frequencies higher than 20,000 hertz. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि साउंड्स को सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी। डॉग्स के पास ये वाली एबिलिटी होती है कि जब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली जो साउंड है उसको भी डॉग्स सुन सकते हैं, वही ह्यूमन ईयर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। द पुलिस यूज हाई फ्रिक्वेंसी विजल्स विच डॉग्स कैन हेयर बट ह्यूमन्स कैन नॉट। जो पुलिस है वो क्या करती है, हाई फ्रिक्वेंसी वाले जो विजल्स है उसका इस्तेमाल करती है जो कि डॉग सुन सकते हैं, वही ह्यूमंस उसको नहीं सुन सकते। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फेमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मेनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क्स एट फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। जो अल्ट्रासाउंड के इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेट और मेडिकल प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट और ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अल्ट्रासाउंड वाले इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी जो है वर्क करते हैं एट फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स की भी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉइस एंड म्यूजिक। अब हम इसमें देखेंगे कि नॉइस और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है, नॉइस और म्यूजिक क्या होता है। वी हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत अलग अलग तरह के जो है साउंड सुनते हैं। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या जो साउंड आप सुनते हैं वो हमेशा आपको बहुत प्लीजिंग, बहुत अच्छा महसूस होता है उन साउंड को सुनकर? डज द साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? क्या कभी कभार ऐसा हुआ है कि कोई आवाज़ आ रही हो और आपको उससे बहुत डिस्कम्फर्ट फील हुआ हो, आपको अनप्लेजेंट महसूस हुआ हो? सम साउंड्स आर प्लेजेंट टू द ईयर वेयर एज सम आर नॉट। कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे कानों के लिए, हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वहीं कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। सपोज जैसे अगर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है आपके घर के आसपास में, कहीं पड़ोस में, तो आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? तो जो साउंड कंस्ट्रक्शन साइट से आती है क्या वो आपको प्लीजिंग साउंड लगती है, अच्छी लगती है वो साउंड सुनने में? डू यू एंजॉय द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स? क्या आप उन साउंड को सुनने में इंजॉय करते हैं जो बसेस और ट्रक से, जो उनके हॉर्न से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, क्या आप उसको सुनने में इंजॉय करते हैं? सच अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। तो हम इन सबको सुनने में इंजॉय नहीं करते। जो कंस्ट्रक्शन साइट से जो आवाज़ें आती हैं हमें वो बहुत डिस्कम्फर्ट करती हैं। बसेस और ट्रक्स से भी जो साउंड निकलती है, हॉर्न से जो साउंड आती है वो भी हमको बहुत अनप्लेजेंट लगती है। तो यही जो अनप्लेजेंट साउंड्स है जो हमें एक्चुअली अच्छा नहीं लगता सुनने में, उसी को हम बोलते हैं नॉइस। उन साउंड्स को, जो अनप्लेजेंट साउंड्स होते हैं, वो कहलाते हैं नॉइस। इन अ क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस्ड बी कॉल्ड? एक क्लासरूम में जब अगर सारे के सारे बच्चे जो है एक साथ बोलने लग जाए तो उस साउंड को हम क्या, जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या हो जाता है? वो नॉइस होता है। ऑन द अदर हैंड यू एंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वही जो है आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड निकलती है, जो साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, हमें वो सुनने में क्या है, बहुत अच्छा लगता है। सो
म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लीजिंग टू द ईयर। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड निकलती है वो हमारे कानों को बहुत प्लीज करती है, हमको सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। सो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड। तो जो हारमोनियम से जो साउंड प्रोड्यूस्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, म्यूजिकल साउंड है। द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार ऑल्सो गिव्स आउट अ म्यूजिकल साउंड। तो सितार के स्ट्रिंग से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी कौन सी साउंड होती है, म्यूजिकल साउंड। बट इफ अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड वुड इट रिमेन्स मेलोडियस। लेकिन अगर यही म्यूजिकल साउंड को बहुत ज़्यादा हम लाउड कर दे तो क्या ये हमको मेलोडियस फील होगी? नहीं, हमको ये मेलोडियस फील नहीं होगी, राइट। तो वो हमारी म्यूजिकल साउंड्स एक तरीके से नॉइस बन जाएगी। नॉइस पॉल्यूशन, यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पॉल्यूशन। हम जैसे जानते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। जो एयर में जो अनवांटेड गैसेज और पार्टिकल्स होते हैं एयर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। इसी तरीके से जो एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स हमें एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जो होते हैं एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स जो होते हैं एनवायरनमेंट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉइस पॉल्यूशन बोलते हैं। Can you list some sources of noise pollution? Major causes of noise pollution are sounds of vehicles, explosions, including bursting of crackers, machines, loudspeakers, etc. ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन की जो मेजर कॉज है, जहाँ से बेसिकली जो है मेजर कॉज जो कि नॉइस पॉल्यूशन है के है, वो कौन से है, व्हीकल्स से बहुत जो आवाज़ आती है वो नॉइस क्रिएट करने का काम करती है। एक्सप्लोशंस इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जब हम पटाखे वगैरह जलाते हैं तो एक तरीके से वो भी नॉइस साउंड होता है, वो भी एक मेजर कॉज है नॉइस पॉल्यूशन का, राइट। और मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा, तो ये बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा, तो ये सारी जो है एक तरीके से नॉइस पॉल्यूशन है। सो व्हाट सोर्सेज इन द होम में लीड टू नॉइस? टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स। अगर हम हाई वॉल्यूम्स पे टेलीविजन और रेडियो को चलाते हैं तो वो भी नॉइस क्रिएट करता है। सम किचन एप्लायंसेस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशंस ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू नॉइस पॉल्यूशन। तो ये सारे जो है नॉइस पॉल्यूशन को जो है में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक इससे नॉइस होता है। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? तो अब ये नॉइस पॉल्यूशन के क्या क्या हार्म्स हो सकते हैं? डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग्स में कॉज मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स? क्या आप जानते हैं कि जो ज़्यादा जो एक्सेसिव नॉइस होता है सराउंडिंग्स में, वो बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लैक ऑफ स्लीप, हाइपर टेंशन जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, एंग्जाइटी वाली प्रॉब्लम्स और बहुत सारी मेनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स में भी कॉज्ड बाय नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन से जो है और भी बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स जो है हो सकते हैं। पर्सन हु इज एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली में गेट टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। एक वो इंसान जो कि एक्सपोज करता है लाउड साउंड को कंटिन्यूसली, अगर वो उसके एक्सपोजर में रहता है तो वो टेम्परेरी और इवन परमानेंट हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, हेयरिंग लॉस हो सकती है। सो मेजर्स टू लिमिट नॉइस पॉल्यूशन, तो हमें नॉइस पॉल्यूशन को लिमिट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए? टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइस। नॉइस को कंट्रोल करने के लिए हमको नॉइस के सोर्स को कंट्रोल करना जरूरी है। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द एयरक्राफ्ट इंजन। इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो साइलेंसिंग डिवाइसेस होते हैं उसको इंस्टॉल करना चाहिए एयरक्राफ्ट इंजन में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में, होम एप्लायंसेस में, ताकि जो है उससे नॉइस जो है कम प्रोड्यूस हो। हाउ कैन द नॉइस पॉल्यूशन बी कंट्रोल इन अ रेसिडेंशियल एरिया? एक रेसिडेंशियल एरिया में हम नॉइस पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑल नॉइज ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया से जो है दूर कोई सा भी नॉइस ऑपरेशन जो भी होते हैं उनको रेसिडेंशियल एरिया से जो है दूर कंडक्ट करवाना चाहिए। नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड, ऑटोमोबाइल हॉर्न्स को जो है कम करना चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स। जो टीवी हम जोर जोर से चलाते हैं, म्यूजिक सिस्टम जो कि जोर जोर से बजाते हैं, उसको भी हमको लो वॉल्यूम्स में रन करना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड along the roads and around buildings to cut down on the sounds reaching the residents, thus reducing the harmful effects of noise pollution। तो ये अगर इन मेजर्स को हम करेंगे तो हमारा जो नॉइस पॉल्यूशन है वो एक लिमिट में रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है और हमने इस चैप्टर को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ने की और समझने की कोशिश करी है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इससे, और आपको अगर कोई भी बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।